देखो हम लोग एक अकाउंट्स का नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट, आप एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर या आप जो भी बिजनेसमैन और आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किस किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? किसी कंपनी में, किसी कंपनी का आप क्या क्या ले सकते हो? इक्विटी शेयर, शेयर्स और डिबेंचर्स, मेनली शेयर्स और डिबेंचर्स। ये चैप्टर वही बात कर रहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें आपका कितना प्रॉफिट लॉस हो। इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना है आपको, उस एसेट का, उस इन्वेस्टमेंट का आपको एक लेजर बनाना है। लेकिन वो लेजर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं कि बस एक लेजर ड्रॉ कर दिए, शेयर डिबेंचर या शेयर बेचे तो क्रेडिट में, खरीदे तो डेबिट में, वैसे डायरेक्ट नहीं है केवल। इसमें झमेला और घुसाता है। तो पहला पार्ट हम लोग डिबेंचर से स्टार्ट करते हैं, फिर शेयर्स के ऊपर भी जाएंगे। या यूँ बोले तो इस चैप्टर में कितना ब्रेकअप में पढ़ोगे, एक तो डिबेंचर का कैलकुलेशंस पढ़ोगे, यानी डिबेंचर के लिए इन्वेस्टमेंट लेजर बनाना सीखोगे। दूसरा चीज़, शेयर में अगर तुमको बोनस शेयर मिल जाए तो क्या होगा, राइट इशू मिल जाए तो क्या होगा, उनका प्राइस प्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये बात ये चैप्टर करता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से। देखो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट। तो देखो डेट पर्टिकुलर तो ठीक है, ये नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट, ये 3 कॉलम, और इधर में भी डेट पर्टिकुलर तो ठीक है, क्रेडिट में भी नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या है सर? फेस वैल्यू। एग्जैक्टली, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 100 रुपया का डिबेंचर है, कंपनी 102 में भी बेच सकता है, कंपनी 98 में भी बेच सकता है तुमको, लेकिन फेस वैल्यू तुम 100 रुपया है तो नॉमिनल वैल्यू तुम 100 रुपया लिखिए। इंटरेस्ट कितना कमाई हुआ उसके ऊपर वो भी लिखिए, और उसका कॉस्ट तुमको कितना पड़ा खरीदने या बेचते वक्त वो भी लिखिए। इंटरेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात है, डिबेंचर का इंटरेस्ट जनरली एक कंपनी कब कब पेमेंट करता है? जनरली हाफ ईयरली पेमेंट करता है। एक कंपनी, तुम अगर एक कंपनी का डिबेंचर खरीदे हो तो कंपनी तुमको इंटरेस्ट कब कब देगा? जनरली हाफ ईयरली, ईयरली भी दे सकता है, बट जनरली इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलता है डिबेंचर्स पे, हर 6 महीना में एक बार इंटरेस्ट। अब हमको एक चीज़ बताओ, हम एक डिबेंचर 100 रुपया में खरीदा 1 जनवरी को, मान लो कंपनी हर 30 जून और हर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देता है। कंपनी तुमको 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देता है। तो 1 जनवरी को हम डिबेंचर खरीदा, हमको इंटरेस्ट कब मिलेगा? 30 जून को। 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून को। मान लो हम 1 लाख रुपया का, मान लो हम 1 लाख रुपया का रिलायंस का डिबेंचर खरीदा और कंपनी का इंटरेस्ट रेट मान लो 6% है, तो 30 जून को 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12 हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, है ना? यस सर, यस सर। लेकिन अगर हम उसको मान लो 30 अप्रैल को बेच दिया किसी और पब्लिक को, हम 30 अप्रैल को डिबेंचर किसी और को बेच दिया, अब 30 जून को कंपनी डिबेंचर किसको देगा, तुमको या उसको? उसको। सर उसको। उसको देगा। जिसके हाथ में डिबेंचर है ब्याज उसी को मिलेगा, इंटरेस्ट उसी को मिलेगा, है ना सुजीत? तो यस सर। कंपनी ये थोड़ी ना देखने जाएगा कि 4 महीना डिबेंचर तुम रखे तो 4 महीना का ब्याज तुमको दें, और 2 महीना डिबेंचर उसके पास था तो 2 महीना का ब्याज उसको दें। ऐसे तो हम हर रोज अगर कोई डिबेंचर बेच खरीद रहा है तो कंपनी एक एक दिन का ब्याज किस किस को दे के आएगा? कंपनी क्या करता है, जिसके हाथ में डिबेंचर्स है उसको इंटरेस्ट दे देगा। सर वो बेयर डॉक्यूमेंट हो गया एकदम। अब एक प्रॉब्लम है, 4 महीना डिबेंचर मान लो हम रखा और अब हम जेनी को बेच दिया 30 अप्रैल को और 30 जून को इंटरेस्ट जेनी ले ली, तो हम तो 4 महीना रख के बेवकूफ़ बन गया। प्रीमियम बेच देंगे। एग्जैक्टली, प्रीमियम पे तो बेचेंगे, वो तो अलग बात हो गया बेटा। प्लस तुमको जब हम डिबेंचर बेचेंगे ना जेनी, हम वो 4 महीना का इंटरेस्ट जोड़ के तुमसे वसूल कर लेंगे। हम तुमको बेचते वक्त प्रीमियम हटा करके
प्रीमियम तो अलग, देखो वो प्रीमियम ही समझो तुम एक तरीके से, बट वो प्रीमियम कैलकुलेट कैसे हो रहा है यहाँ पे? वो प्रीमियम यहाँ पे वो इंटरेस्ट के रूप में इंटरेस्ट हो रहा है। अब इंटरेस्ट को दो तरीके से सम में दिया हुआ रहता है। एक लैंग्वेज होता है डिबेंचर कम इंटरेस्ट और एक होता है डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट। सुयुक्त और जेनी आप लोग दोनों पहले सुनना, क्योंकि पवित्रो इसका क्लास ऑलरेडी कर चुका है, तो पवित्रो को ये दो वर्ड बहुत फेमिलियर लगेगा। आप लोगों को जब पहली बार ये दो वर्ड सुनने मिला, डिबेंचर कम इंटरेस्ट प्राइस एंड डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इससे क्या समझ में आया, मन में क्या फीलिंग आया पहली बार में? कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट तो इंक्लूडेड है। वेरी गुड। मिला करके, और हाँ, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग है, सरप्लस, एक्स मतलब एक्सक्लूडिंग है। हम तुमको जेनी अगर ये बोले कि 100 रुपया का डिबेंचर 4 महीना रखने के बाद नीरज जेनी को 104 रुपया में बेचा, कम इंटरेस्ट मतलब इस 104 में 4 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 4 रुपए इंटरेस्ट। और अगर हम बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट तो 104 रुपया पे अब इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके फाइनल प्राइस निकालते हैं, है ना? यस सर। पवित्रो यही तो है पवित्रो। इसका अभिषेक भैया क्लास हाँ मालूम है हमको, आप लोग कर चुके हो क्लास, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि जेनी के लिए नया टॉपिक है, इसीलिए हम इतना ब्रेकअप में बात कर रहे हैं और आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछ के पहले जेनी से पूछ रहे हैं। अब एक बात है सर, एग्जाम में हमको कैसे दिया हुआ रहेगा, कम इंटरेस्ट की एक्स इंटरेस्ट, और हमको चाहिए क्या फाइनली? हमको चाहिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, हमको चाहिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, क्योंकि वो आखिरी कॉलम क्या है? कॉस्ट। डेबिट में भी और क्रेडिट में भी वो आखिरी कॉलम क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट। तो अगर इंटरेस्ट घुसा हुआ है उसमें तो सेपरेटली निकाल के इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट लिखो, कॉस्ट कॉलम में कॉस्ट लिखो। अगर हम तुमको ये बोले 100 रुपया उसका वैल्यू है, 104 में हम जेनी को बेचा, और मान लो 4 रुपये इंटरेस्ट है, ये कम इंटरेस्ट है, तो 4 रुपया तुम इंटरेस्ट कॉलम में लिखते और 100 रुपया कॉस्ट कॉलम में। यस सर। हाँ सर। और अगर हम ये बोलते 104 एक्स इंटरेस्ट है तो तुम उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते। अगर हम बोलता 10% इंटरेस्ट है 6 महीना के लिए, तो 104 का 10% कितना होगा? 10 रुपया 40 पैसा। 6 महीने के लिए कितना होगा? 5 रुपया 20 पैसा। 6 महीने का होगा 5 रुपया 20 पैसा, यानी पूरा सेल वैल्यू कितना हुआ? 109 रुपया 20 पैसा। हाँ यस सर। तो 5 रुपया 20 पैसा उसमें इंटरेस्ट है, 104 रुपया उसका कॉस्ट है। तो ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट सब में ठीक से रीड कर लेना है। डेटा कैसे दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, डेटा कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बात थोड़ा सा ठीक से गौर कर लेना। अगर एक्स इंटरेस्ट दिया है तो डायरेक्ट कॉस्ट के कॉलम में पूरा 104 लिख देना और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कॉलम में लिखना। अगर कम इंटरेस्ट दिया है तो उस फिगर में से इंटरेस्ट और कॉस्ट सेपरेट कर लेना, कॉस्ट के कॉलम में कॉस्ट लिखना, इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट लिखना। अब जब हम डिवेंचर्स खरीदेंगे, हम इन्वेस्टर है, जब हम डिवेंचर खरीदेंगे हम किस तरफ लिखेंगे जेनी, डेबिट की क्रेडिट? डिवेंचर टू बैंक। हम डिवेंचर जब खरीदेंगे जेनी तो डिवेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में? डेबिट। डेबिट में, क्योंकि हम इन्वेस्ट किए हैं पैसा, ये मेरा एसेट, हम परचेज कर रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट घटे तो क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट है तो हम डेबिट में लिखेंगे परचेज किए तो, और बेचेंगे तब क्रेडिट में लिखेंगे, और फाइनली लास्ट में जाके प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। ये काम हमको इस पार्ट में करना है। और पहले सम्स करते हैं। देखो जर्नल एंट्री एकदम नॉर्मल है। जब इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे तो एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। फिर अगर वो डिबेंचर है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर वो शेयर है तो शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जिसमें भी हम इन्वेस्ट किया पैसा, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में एक बात लिखा है, कोटेड प्राइस प्लस ब्रोकरेज इनटू नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक डिबेंचर का दाम 103 रुपया है, ब्रोकर हमको बोला है वो 1 रुपया ब्रोकरेज भी लेगा पर डिबेंचर। मेरे को कॉस्ट कितना पड़ेगा? 104। ब्रोकरेज इंक्लूड करके कॉस्ट देखते हैं हमेशा,
ब्रोकरेज इंक्लूड करके कॉस्ट देखते हैं, क्योंकि मेरे को जो कॉस्ट पड़ा वो 104 ही पड़ा। और ऐसा मान लो हम 10 डिबेंचर खरीदें तो 104 इंटू 10 तो मेरा इन्वेस्टमेंट टू बैंक आ गया। अब जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? इनकम। ब्याज हमको कंपनी दे रहा है, हम इन्वेस्ट किया है पैसा, हम डिबेंचर खरीदा, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलने का एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जब हम ये इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? पैसा, और मेरा डिबेंचर चला जाएगा Yes, sir. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 एंट्री एकदम कॉमन एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे भी, यहाँ देखो कोटेड प्राइस माइनस ब्रोकरेज। हम 105 रुपया में एक डिबेंचर बेचा, ये बिकवाने का ब्रोकर मेरे से 1 रुपया कमीशन ले लिया पर डिबेंचर, तो मेरी जेब में कितना आया? 104। तो यानी 104 कोटेड प्राइस माइनस ब्रोकरेज हो जाएगा जब बेच रहे हैं तब, और कोटेड प्राइस प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा जब हम खरीद रहे हैं। तो ब्रोकरेज का खर्चा बेचते वक्त मेरे सेल वैल्यू को कम कर दे रहा है, खरीदते वक्त मेरे परचेज वैल्यू को बढ़ा दे रहा है। अब एक आखिरी एंट्री, या यूं कहे तो आखिरी नहीं लेकिन 2 एंट्री का बात करेंगे। ये जो इंटरेस्ट हमको मिला, अल्टीमेटली जितना भी नॉमिनल आइटम होता है, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, परचेज, सेल, वेजेस, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट है। हम लोग अल्टीमेटली नॉमिनल अकाउंट को कहाँ भेज देते हैं? पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएल में। वेजेस अकाउंट होता तो ट्रेडिंग में भेज देते, रेंट अकाउंट है तो पीएल में भेज देंगे, सैलरी है तो पीएल में भेज देंगे, इंटरेस्ट है तो पीएल में भेज देंगे, एडवर्टीजमेंट है तो पीएल में भेज देंगे। यानी अल्टीमेटली जितने भी नॉमिनल अकाउंट के लेजर होते हैं, वो सब ट्रेडिंग पीएल में जाके बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी जो ऊपर तुम 3 एंट्री सीखे, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इनमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? इंटरेस्ट। जो तुमको इंटरेस्ट मिला, यस सर, वो इंटरेस्ट को उठा के पीएल में भेज दो। तो जब मिला इंटरेस्ट तो टू इंटरेस्ट किए थे, अब इंटरेस्ट टू पीएल हो जाएगा, यानी पीएल अकाउंट में बाई इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम है ना, तो पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट में लिखते थे। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल जब खत्म हो रहा है, आखिरी टॉपिक पे आ गया, बस इसके बाद सम्स करना है केवल। साल जब खत्म होने आ गया, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस अप डाउन भी तो हो सकता है। तुम रिलायंस का डिबेंचर खरीदे थे 103 रुपया पर डिबेंचर करके, साल एंड हो गया, तुम बेचे नहीं हो, ईयर एंड हो गया है, तुम बेचे नहीं हो, उसका मार्केट प्राइस 108 भी हो सकता है, उसका मार्केट प्राइस 101 भी हो सकता है। तुम खरीदे थे 104 रुपये में, एक डिबेंचर रिलायंस का तुम 104 रुपये में खरीदे थे, उसका मार्केट प्राइस 109 भी हो सकता है, उसका मार्केट प्राइस 99 भी हो सकता है। बेचे नहीं है हम, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, और हम लोगों का अकाउंट्स का बेसिक रूल क्या बोलता है? क्या अकाउंट्स का बेसिक रूल क्या बोलता है? अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट होता, अगर ये इन्वेस्टमेंट मेरा करंट इन्वेस्टमेंट है, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। स्टॉक, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन सब में रूल क्या चलता है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर होता, उसको हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये बात था मेन। अब अगर यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट के कारण बेचने और खरीदने पे हमको प्रॉफिट या लॉस भी हुआ होगा, तो ये प्रॉफिट लॉस भी हम कहाँ भेज देते हैं? पीएल में, पीएल अकाउंट। अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट टू पीएल, अगर हमको लॉस हुआ है तो पीएल टू इन्वेस्टमेंट। तो यही 4-5 जनरल एंट्रीज काम का चीज है, बाकी कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सम्स करते हैं। On 1st January 2011, HP Limited purchased
15% डिवेंचर ऑफ रिलायंस लिमिटेड। तुम अपने आप को एचपी लिमिटेड मान लेना, तुम हमेशा अपने आप को परचेजर मान लेना, क्योंकि तुम्हारे बुक्स में अकाउंट्स बनना है, तुम इन्वेस्टमेंट किया है। तो एचपी लिमिटेड खरीदा है रिलायंस लिमिटेड का 1000 डिवेंचर 15% इंटरेस्ट वाला, जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया। 100 रुपया। खरीदा कितना में? एट द रेट 96। तो सीधा सीधी बात, 1000 डिवेंचर तुम खरीदे हो रिलायंस लिमिटेड का 100 रुपया फेस वैल्यू वाला, जिसका मार्केट प्राइस आज के दिन 96 है, यानी तुम 96 में खरीदो और इस डिवेंचर पे 15% इंटरेस्ट मिलेगा तुमको। कब खरीदे? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को एंट्री क्या होना चाहिए? डिवेंचर टू बैंक। हाँ डिवेंचर टू बैंक हाँ देख लो, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, यही कॉलम बना दिया डेबिट और क्रेडिट में। ऊपर लिख दिया इन द बुक्स ऑफ एचपी लिमिटेड, यानी तुम्हारा बुक्स है। क्या चीज में इन्वेस्ट किया? 15% डिवेंचर इन रिलायंस लिमिटेड, 15% डिवेंचर इन रिलायंस लिमिटेड। और ये जो डिवेंचर इनका जब लेजर बनाते हैं तो ये भी ऊपर ही लिख देते हैं लेजर के नाम के साथ कि इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का कहाँ पे लिखा है ये बात? हाँ, सेकंड लाइन देखो एक बार, पूरा एक बार सम रीड करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2011 HP Limited purchased 1015% debenture of Reliance Limited of 100 rupees each at the rate of 96 each. On 1st July 2011, half of the debenture were sold at 99 each. Debenture interest is payable half yearly on 30th June and 31st December. तो कंपनी साल में 2 बार ब्याज दे रहे हैं, हर 30 जून को और हर 31 दिसंबर को। You are required to show 15% debenture in Reliance Limited accounts in the books of HP Limited, assuming that accounting year close on 31st December. और जिस दिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है उस दिन मार्केट प्राइस है डिबेंचर का 98 रुपीज। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। यहाँ बोला नहीं है ये जो प्राइस है ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, क्या मानेंगे? एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मानेंगे। क्वेश्चन जब साइलेंट रहे तो उसको एक्स इंटरेस्ट प्राइस मानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 लाख रुपया का डिबेंचर 100 इंटू 1000, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 1000 डिबेंचर्स है तो 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपया का डिबेंचर तुम खरीदे हो रिलायंस लिमिटेड का 96,000 रुपीज़ में, क्योंकि 1000 इंटू 96। तो तुम 1 जनवरी 2011 को लिखे टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू में लिखे 1 लाख रुपया और कॉस्ट कॉलम में लिख दिए 96,000। पहला ट्रांजेक्शन का पुटिंग खत्म। एक बात ध्यान रख लेना इस चैप्टर में, जैसे डेप्रिसिएशन चैप्टर में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में भी डेट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी के बाद इस सम के हिसाब से नेक्स्ट डेट कौन सा आ रहा है? 30 जून। एग्जैक्टली 1 जुलाई नहीं दिखना चाहिए तुमको, क्योंकि सम को जब रीड करोगे तो 1 जनवरी के बाद पहला लाइन का लास्ट में आके 1 जुलाई डेट आ रहे हैं, जिस दिन तुम हाफ डिबेंचर बेच दिए। लेकिन 1 जुलाई के पहले 30 जून भी आया, जिस दिन कंपनी इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि डेट फोकस में रखना और इंटरेस्ट का डेट को इग्नोर मत करना। पहला नज़र इंटरेस्ट का डेट पे जरूर दे लेना कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन सम में जो ट्रांजैक्शन डेट है उसके बीच में कहीं इंटरेस्ट का भी डेट आ रहा है क्या, और क्लोजिंग डेट भी आ रहा है क्या। तो 30 जून आया, 30 जून को क्या हो रहा है? कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है। इंटरेस्ट जो है वो किस पे मिलता है? हमेशा फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ये बात एकदम गांठ बांध लेना। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलेगा, परचेज प्राइस पे नहीं या कॉस्ट प्राइस पे नहीं। तो 1 लाख रुपया का हम डिबेंचर खरीदे थे, 15% ब्याज है 6 महीना के लिए। 1 लाख इंटू 15% इंटू 6/12, 1 लाख इंटू 15% इंटू 6/12, 7,500। ये इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम है कि लॉस है? इनकम। इनकम है। इनकम किधर आता है? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। वैसे भी तुम्हारा एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर बाई बैंक लिख के 30 जून को, और इंटरेस्ट कॉलम में देखो 7,500 रुपये लिख दिए। बाई बैंक लिख के 7,500 रुपये इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिए। चलो आगे बढ़े। अगला इंपॉर्टेंट डेट कौन सा आया सब में? 1 जुलाई। 1 जुलाई। उस दिन क्या किए हैं? 500 डिबेंचर बेच दिए। 500 डिबेंचर 99 रुपीज़ में पर डिबेंचर करके बेच दिए। तो एंट्री वही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। एक काम और होगा, बैंक अकाउंट डेबिट अगर लॉस हुआ है तो पीएल अकाउंट डेबिट होगा, और फायदा हुआ है तो 2PL होगा। एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट 2PL 2 डिबेंचर्स, क्योंकि तुमको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है। हाँ। तो देखो यहाँ पे तुम 5,000 डिबेंचर बेचियो, 100 रुपया फेस वैल्यू वाला, तो नॉमिनल में क्या लिखोगे? 1 जुलाई को बाई बैंक 50,000, नॉमिनल वैल्यू में लिखेंगे बाई बैंक 50,000 1 जुलाई को। बेचा कितना में? 99। 5,000 इंटू 99, 49,500। 500 इंटू 99 सॉरी, ना? 500 इंटू 99, 49,500। वो लिख दिए कॉस्ट कॉलम में, वो लिख दिए कॉस्ट कॉलम। कॉस्ट 99 इंटू 500 वही होगा ना? एक मिनट। हाँ। यस सर, हम किए 100 पर 50,000 होगा और 500 कम जाएगा एक से। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 49,500 गया। अब आता है बात इस पे, 500 शेयर पे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? 3 रुपया पर शेयर, 3 रुपया पर डिबेंचर, मतलब 1500। क्योंकि तुम खरीदे थे 96 में, बेचे हो 99 में। 99 में तो 3 रुपया एक डिबेंचर में कमाए। तो हाँ। 2PL लिख दिए जुलाई 1 को 1,500 रुपया। 2PL लिख दिए जुलाई 1 को, कॉस्ट कॉलम में लिखिए। देखो अब एक बात आता है, सर ये कॉस्ट कॉलम में, सर कॉस्ट कॉलम में लिखा क्योंकि नॉमिनल वैल्यू तो वही इक्वल ही रहेगा ना, वहाँ पर तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कॉस्ट में ही होगा। तो प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में क्यों लिखे थे? जब इंटरेस्ट का इनकम को क्रेडिट में लिखे। आई रिपीट, जब इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम है और तुम उसको क्रेडिट कॉलम में लिखे, 7,500 रुपये इंटरेस्ट जो 30 जून को मिला था, तो यहाँ प्रॉफिट भी तुमको तो फायदा ही हुआ 1,500 का, तो फायदा फिर डेबिट में क्यों गया? सर पीएल में तो होता है तो फायदा तो नेट प्रॉफिट तो डेबिट में ही जाता है ना। ये पीएल अकाउंट थोड़ी ना बना रहे हो, नहीं मतलब ये डेबिट अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का तो रूल ही होता है वैसा। नो वे सुदीप, पवित्रो तुम फंस गए। थिंक अगेन अबाउट माई क्वेश्चन। अभी हम बात किए 30 जून को कि 7,500 का इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला, फायदा कि नुकसान? मिला तो इनकम तो मतलब फायदा ही है। फायदा किधर लिखियो? अभी क्रेडिट में लिखा है। तो ये 1,500 का भी तो तुमको फायदा ही हुआ है। तो इसको क्यों नहीं डेबिट में है, क्रेडिट में लिखे? होना तो चाहिए था। कंफ्यूज है सर। होना तो चाहिए नहीं। था, लेकिन हुआ नहीं है। और जो किया है बुक सही किया है, बिल्कुल सही किया है। हाँ, बुक सही गलत किया नहीं की है, मतलब मिस्टेक नहीं है ये। सर वेरी बोले गुड। एक बार और एक बार बोले मतलब सर देखिए मतलब गेन जब कर रहे हैं ना, मतलब वो तो गेन तो हमेशा क्रेडिट होता है ना। तो मतलब क्या बोले, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस तो डेबिट होता है, इंक्रीज डिक्रीज करने में क्रेडिट होता है। और इनकम और गेन तो इंक्रीज में तो क्रेडिट और डिक्रीज में डेबिट। तो सर जब जनरल एंट्री करेंगे तब तो हम तो एंट्री करेंगे ना इन्वेस्टमेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू मतलब पीएल प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट ही तो होना चाहिए, इससे टू प्रॉफिट किया यहाँ पर। तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का एंट्री क्या है? इन्वेस्टमेंट टू पीएल। हाँ तुम बात तो करेक्ट बोले हो, बट अभी भी मेरा क्वेश्चन वही वैलिड है। इसको डेबिट में, तब फिर तुम्हारा इंटरेस्ट भी तो तुम्हारा फायदा ही था, उसको डेबिट में क्यों नहीं लिखी? हम एक बहुत सॉलिड रीजन देते हैं, मेरा बात सुनना पवित्रो। बेटा जब डिबेंचर मेरा बढ़ रहा है, हम किधर लिख रहे हैं? कॉस्ट हम डेबिट में लिख रहे हैं ना, यस सर। हाँ, और डेबिट- सेल हाँ, वैल्यू हम डेबिट क्रेडिट में, सेल वैल्यू हम क्रेडिट में लिख रहे हैं ना। हाँ सर। तुम एक चीज गौर करो कि 49,500 जब तुम क्रेडिट में लिखे और 1,500 डेबिट में लिखे,
तो तुम्हारा ये जो फायदा है, तुमको जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर है उसका कॉस्ट को कम कर देगा वो पवित्रो। हाँ हाँ ये चीज सोचो सुदीप्तो एंड जेनी, ये चीज सुनना अच्छे से। तुम्हारा टोटल डिबेंचर कितना था बेटा? 1000। बेचा कितना? यस सर। 500 केवल। अच्छा वो 500 में जो प्रॉफिट हुआ उसके कारण जो तुम्हारा डिबेंचर बच गया, उनका अल्टीमेट कॉस्टिंग कम हो गया। अच्छा सेट ऑफ कर रहा है। कॉस्ट को सेट ऑफ कर दे रहा है। तुम एक चीज सोचो पवित्रो, तुम 10 तो हाँ, पेन खरीद के लाए बाजार से। हाँ ठीक है। एक पेन तुम 10 रुपया का खरीद के लाए, तो टोटल तुम्हारा कॉस्ट कितना था जब खरीद के लाया? 100 रुपया। 100 तुम क्या किया पवित्रो? 10 पेन में से 8 पेन 40 रुपया पर पेन करके बेच दिया। सॉरी 40 बोल रहे, सॉरी 15 रुपया पर 20 पेन करके बेच दिया। हाँ 8 पेन तुम 15 रुपीज पर पेन करके बेच दिया। तो पर पेन कितना प्रॉफिट? पर पेन का सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 15 इंटू 8, हाँ 120। 120। तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना था बेटा? 100 तुम बेच के कितना में बैठे हो? 120, 20 रुपए एक्स्ट्रा है। 20 रुपया उल्टा एक्स्ट्रा कमा लिया। अब तुम ये बोल सकते हो ये 2 पेन तुम्हारा फ्री हो गया एकदम। ये 2 पेन अब तुम्हारा एकदम फ्री हो ये गया। हो गया। फ्री। यानी तुम ये बोलना चाहते हो कि सेलिंग प्राइस तुम्हारे रिमेनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग को कम कर दिया। तुम ठीक हाँ, से हाँ, कर अब दिया। देखो, अब देखना मजेदार खेल। हम तुमको लास्ट 31 दिसंबर को जब लेके जाएगा ना, तब हम हाँ। तुमको उसका इम्पैक्ट दिखाएगा। देखना, हम 31 दिसंबर को तुमको 2 नया चीज दिखाएगा, और वो दोनों ही नया चीज तुम्हारे अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर बात करता है। देखो रूल तुम जानते हो, जनरल एंट्री तुम रट लियो, ऊपर जनरल एंट्री रट लियो नहीं, सॉरी जनरल एंट्री तुमको लॉजिकली पता है। और इस चैप्टर में है ही कितना जनरल एंट्री? 4 जनरल एंट्री मेनली, 4 ही है मेनली बेटा, 4 ही है मेनली। परचेज का एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का एंट्री, और अगर तुम बेचे और खरीदो तो उसमें प्रॉफिट लॉस का एंट्री। 4। तो जनरल एंट्री बहुत टफ नहीं है, और जनरल एंट्री का पुटिंग भी बहुत टफ नहीं है। पवित्रो क्या किया? पवित्रो हमको जनरल एंट्री से जस्टिफाई कर दिया ना डायरेक्टली, है ना पवित्रो? तुम वही तो किए हाँ कि डिबेंचर टू पीएल, प्रॉफिट हो तो इन्वेस्टमेंट टू पीएल होता है, और लॉस हो तो पीएल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ये रहा ऊपर 2 जनरल एंट्री अभी जिनका बात करके आए थे हम लोग आखिरी। प्रॉफिट है तो इन्वेस्टमेंट टू पीएल, लॉस है तो पीएल टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा क्यों? वो क्यों वाले कंसेप्ट पे जब आते हैं, तो मेरे को टोटल स्टॉक में से जब हम एक सर्टेन पार्ट बेच देते हैं, तो रिमेनिंग स्टॉक, अगर हमको वहां पे प्रॉफिट हुआ है तो रिमेनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग मेरा कम हो जाता है। ये चीज शेयर मार्केट में एवरेजिंग कंसेप्ट बहुत जन करता है, ठीक है? हाँ हाँ अब देखो उसके बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आएगा? 1 जुलाई के बाद सीधा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को 2 काम होगा, पहले तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरा तुमको बैलेंसिंग करना है क्लोजिंग स्टॉक को, क्लोजिंग एसेट को बैलेंसिंग सीडी करना है। तो पहले इंटरेस्ट मिलेगा 31 दिसंबर को 500 डिवेंचर पे, 500 इंटू 100 इंटू 15% इंटू 6/12, 50,000 का मतलब 15%, 6 महीने 50,000 का 6 महीने के लिए इंटरेस्ट, 3,750। 50,000 इंटू 15% इंटू 6/12, यही फिगर आना चाहिए, चेक कर लो। 50,000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, बिल्कुल 3,750। तो देखो 31 दिसंबर को बाई बैंक लिखा हम क्रेडिट साइड में 3,750। अब हमको बैलेंसिंग फिगर करना है। अब देखो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस तो बड़ा सीधा होगा। तुम्हारे पास लाख रुपया का डिबेंचर था फेस वैल्यू का, 50,000 का बिक गया, बाकी 50,000 तुम्हारे पास बैलेंस सीडी पड़ा है। नॉमिनल अकाउंट तो बहुत आसानी से क्लोज हो गया, है ना सुदीप? तो जेनी यस सर। लेकिन अब देखो मजेदार चीज, एक बार वो 48,000 मत देखना जो बैलेंस सीडी में लिखा है, एक बार तुम बैलेंसिंग करके देखो कितना आ रहा है। तुम जैसे नॉर्मली बैलेंसिंग करते हो वो देखो, 96,000 प्लस 1,500 माइनस
48,500। तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है? एक सेकंड रुकिए तो 96,000 49,000 प्लस 1,500 माइनस 49,500। 49,500 48 तो आ रहा है। 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, 49 आ रहा है 48 आ ही नहीं सकता। तो 49 आ रहा है 96 प्लस 1500 माइनस 49,500, 49 आएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ 49,000 आ रहे हैं, बट ये लोग कितना लिखे हैं? 48,000 48 चलो पहले इस 48 को नहीं देखते हैं, पहले हम अपने बात को जस्टिफाई करते हैं जो हमको करना था। तुम्हारे पास जो डिवेंचर है उसका एक्चुअल कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से कितना होना चाहिए था? 50,000 500 इंटू 96, हाँ 48 500 इंटू 96 48,000 होगा। देखो ये लोग क्या किया, हाँ सर ये लोग क्या किया, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज जो लोअर, कम होगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर लोअर। मार्केट प्राइस कितना है आज के दिन में? 98 तो 98 इंटू 500 कितना आता है? 49,000 देखो तुम्हारा 49,000 मार्केट प्राइस हो रहा है आज के दिन में, और तुमको कॉस्ट कितना पड़ा था? 96। मेरा कॉस्ट है 96 96 तुम 96 में खरीदे थे पवित्रो? यस सर हाँ सर तो देखो कौन सा लिखा है यहाँ पे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर लोअर। क्योंकि क्वेश्चन कहीं नहीं बोला था कि तुम लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म से करता तो डायरेक्ट खाली कॉस्ट ही लिखता हमेशा। अच्छा यही अगर जो मार्केट प्राइस 98 दिया है ना पवित्रो, ये 98 की जगह 94 होता तो कितना आता? 94 इंटू 500। अगर ये ना मार्केट प्राइस होता कितना होता? 95 इंटू 94 इंटू 500 47,000। तो तुम यहाँ 47 लिखते, क्योंकि कॉस्ट तुम्हारा 48 है। 96 इंटू 500 तुम्हारा कॉस्ट है बेटा, और 98 अभी मार्केट प्राइस बोल रहा है, तो 98 और 96 में लोअर कौन? 96 तो तुम 96 इंटू 500 कर दिए। और अगर ये 94 होता तो 94 और 96 में लोअर कौन? 94 हाँ क्या 96 और 94 बोले ना? हाँ 94 लोअर है 94 लोअर, तो तुम 94 इंटू 500 लिख देते। ये बात क्लियर? हाँ सर हाँ सर यस सर देखो ऐसा ही एक सम करते हैं। देखो ये लो लिखा भी है ये बात नोट्स में, हम अंडरलाइन भी करके रखा है। देखो यहाँ पे सेकंड 4th नंबर जो पॉइंट है ना उसको एक बार रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड बेस्ड ऑन कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लेस। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस ही होता है। इन दिस केस फेयर वैल्यू इज 98 बट कॉस्ट इज 96। Therefore, the value of investment on 31st December 2011 will be 96 into 500, that is 48,000। ये बात गांठ बांध लेना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और स्टॉक, अगर स्टॉक तो जनरली शॉर्ट टर्म नेचर का ही होता है ना, स्टॉक तो करंट एसेट होता है, करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ स्टॉक तो करंट एसेट ही होता है, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो वो भी करंट एसेट होता है। तो करंट एसेट का आइटम को हमेशा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दैट इज फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पे बुक किया जाता है। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला बात हम आपसे ऑलरेडी कर चुका है, नेक्स्ट हम उसी के ऊपर है वो भी करने जा रहे हैं हम लोग। कम इंटरेस्ट का मतलब जो प्राइस है परचेज या सेल प्राइस उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ऑलरेडी, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। पिछला सम में सर क्यों नहीं एक्स आप कम इंटरेस्ट बोले? क्योंकि सम साइलेंट था। पवित्रों का यही जवाब था, है ना पवित्रों? बेटा फर्क भी नहीं पड़ता था। क्यों नहीं फर्क पड़ता था? क्योंकि एग्जैक्टली जिस दिन इंटरेस्ट मिला उसके अगले दिन बेच दिए। हाँ तो एक दिन का क्या इंटरेस्ट होगा? एक दिन का इंटरेस्ट का बात ही नहीं है ना। 30 जून का रात और 1 जुलाई का सुबह, एक हाँ, दिन भी तो बोल रहे तो इसीलिए इस सब में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है बोलने का जरूरत भी नहीं था क्वेश्चन में।
हाँ। अब अगला इस सब में देखोगे कि अगर मिड ऑफ द पीरियड में कहीं बेच दिए तब क्या होगा। नेक्स्ट वाला कम इंटरेस्ट का होगा। हाँ, और उसमें पीरियड भी मैटर करेगा। देखना, ऑन 31 मार्च 2011 लो, खरीदे कब? 31 मार्च 2011 31 एकदम मार्च 2011 और कंपनी इंटरेस्ट कब दे रहा है? खत्म होने के लिए। हाँ, Second line पढ़ लो, second line। 30 जून 30 जून और 31 दिसंबर। हाँ, तो एक बात बताओ, जो आदमी आपको बेचा है, आप 31 मार्च को खरीदे हो बेटा, जो आदमी आपको बेचा है वो 3 महीना अपने पास रखा, हाँ, नहीं उसको लास्ट Yes, ब्याज sir। कब मिलाओगे? 31 दिसंबर को। हाँ, सपोज करो नीरज है, ये एक्स लिमिटेड टूमो, एक्स लिमिटेड टूमो और वो पुराना पार्टी नीरज है। तो नीरज एक्स लिमिटेड यानी जेनी, पवित्र और सुदीप्तो को डिवेंचर कब बेचा? 31 मार्च को। 31 मार्च नीरज को लास्ट ब्याज कब मिला था? 31 दिसंबर को, दिसंबर 31 दिसंबर 2010 को। फिर नीरज जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना डिवेंचर अपने पास रखा और उसके बाद पवित्र, सुदीप्त और जेनी एक्स लिमिटेड को वो बेचा। तो नीरज ये 3 महीना जो अपनी जेब में डिवेंचर रखा, 3 महीना जो अपना पैसा इन्वेस्टेड रखा, 3 महीना जो अपना पैसा को ब्लॉक करके रखा, वो बेवकूफ तो है नहीं जो कॉस्ट टू भाव या मार्केट का प्राइस पे केवल बेच के बैठ जाए। क्यों हमको मार्केट प्राइस पे तुमको फिर बेच के फायदा ही क्या? हाँ, अगर मार्केट प्राइस Profit बहुत नहीं ज्यादा, होगा। मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो अलग बात होता। हम हमेशा तुमसे ब्याज वसूल करके बेचेंगे 3 महीने का, क्योंकि बाकी 3 महीने का ब्याज तुम्हारी जेब में जाना चाहिए। हाँ, 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 तो बाकी 3 महीने का ब्याज तुमको कंपनी तुमको ही देगा। टोटल 6 महीना का ब्याज तुमको ही देगा कंपनी। बट हम क्या किया, हम तुमको बेचते वक्त ही 3 महीना का ब्याज जोड़ के वसूल कर लिया। सर वही तो हुआ ना, 3 महीने का जब ब्याज जब जो परचेजर वो जब देगा तब तो उसका तो जब मिलेगा 6 महीने का पूरा ब्याज तो एडजस्ट हो ही तो गया। हो ही गया, तो उसको हम तो कब मना किया? 3 महीने का। हम हाँ। तो बोला ही ना, पवित्र, जेनी और सुदीप्तो को 30 जून 2011 को पूरा 6 महीने का ब्याज मिलेगा। वो लोग हाँ। ऑलरेडी नीरज पहले ही उनसे 3 महीना का ब्याज वसूल कर लिया था। तो अल्टीमेटली 3 महीने का ब्याज नीरज की जेब में चला गया, क्योंकि 3 महीना डिवेंचर नीरज रखा था और 3 ही महीना डिवेंचर पवित्र, सुदीप्तो और जेनी के जेब में रहा, तो वो लोग भी 3 ही महीना का ब्याज कमा पाए। अब आते हैं सम्स का लैंग्वेज के ऊपर। ऑन 31 मार्च 2011 एक्स लिमिटेड परचेज ₹2 लाख डिवेंचर। अब यहाँ गौर कर लेना, नंबर ऑफ डिवेंचर 2 लाख नहीं है, 2 लाख रुपया फेयर वैल्यू है, फेस वैल्यू है, 2 लाख रुपया नॉमिनल वैल्यू है। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? 2 लाख बाई 100 करके देख लो, क्योंकि आगे बोला है फेस वैल्यू 100 है, तो 2000। तो 2000 डिवेंचर एक्स लिमिटेड खरीदा 6% इंटरेस्ट वाला। अच्छा, यहाँ डिवेंचर नहीं है, गवर्नमेंट स्टॉक का बात एक ही है। 100 रुपया फेस वैल्यू वाला कितने में खरीदे? 95 ईच कम इंटरेस्ट। लुक एट द लैंग्वेज, 95 ईच कम इंटरेस्ट, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। और कंपनी हाफ ईयरली ब्याज देता है 30 जून और 31 दिसंबर को। तुमको बोला है शो एंट्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2011 इग्नोरिंग इनकम टैक्स एंड ब्रोकरेज। मतलब यहाँ पे टैक्स और ब्रोकरेज नहीं है। देखो प्रेजेंटेशन, तुम लोग डिवेंचर खरीदे 31/3/2011 को, तो 31/3/2011 को 2 बैंक लिखे, नॉमिनल वैल्यू में 2 लाख लिखे। तुम्हारा परचेज प्राइस कितना है? 95। लेकिन ये तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हाँ। हमको इंटरेस्ट और कॉस्ट को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो 2 लाख का 6%, उसका 3 महीना। 2 लाख का 6% इंटू 3 महीना करोगे? हाँ, उसको 3 महीने तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही है। 2 हाँ, लाख सही पे तो कंपनी 3 महीना का ब्याज दिया है ना। हाँ। 3 महीना नीरज अपने पास रखा, 3 महीना बाद नीरज एक्स लिमिटेड को बेच दिया।
तो 3 महीना का ब्याज कितना मिलना चाहिए था नीरज को? 2 लाख ये 2 लाख इंटू का 6% 12 इंटू 3/12। हाँ ये बात क्लियर है 3000। जेनी? यस सर। तो 2 लाख इंटू 6% इंटू 3/12 का 3 महीने का ब्याज नीरज को मिलना चाहिए था, यानी 3000 रुपया नीरज को ब्याज मिलना चाहिए था। 3000 रुपया नीरज को ब्याज मिलना चाहिए था। अब 95 इंटू 2000 कर लो, तो तुम्हारा परचेज प्राइस आ रहा है 95 इंटू 2000, 1,90,000 रुपया तुम नीरज को दियो। 1,90,000 रुपया तुम नीरज को दियो, उसमें 3000 ब्याज है और 1,87,000 कॉस्ट है। ये बात ठीक है? हाँ यस सर। तो देख लो ये लोग वही किया, नॉमिनल वैल्यू में 2 लाख लिखा, इंटरेस्ट में 3000, कॉस्ट कॉलम में 1,87,000। अच्छा, मैं एक बात पिछला सम में करना भूल गया था, यहाँ करेगा वो आ जाएगा, उस सम का भी बात आ जाएगा। 30 अब अगला डेट क्या आएगा? 31 मार्च के बाद 30 जून। 30 जून को क्या हुआ? तुमको ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला पूरा 2 लाख पे 6%, 6 महीने के लिए 2 लाख पे 6%, 6 महीने के लिए तुमको ब्याज मिल गया, तुम 6,000 रुपये ले लिए। फिर अगला डेट आया 31 दिसंबर, फिर तुमको इस बार तुम कुछ बेच के नहीं बैठे हो, तो फिर पूरा 2 लाख पे 6% तुमको ब्याज मिला, फिर तुमको 6,000 ब्याज मिल गया। नॉमिनल वैल्यू तो नॉर्मल बैलेंस कर दो, और यहाँ पे कॉस्टिंग भी तुम्हारा नॉर्मली बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्केट वैल्यू दिया नहीं है क्वेश्चन में। देता तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचेवर इज लोअर करके निकालते, अगर देता तो ठीक है। हाँ हाँ। अब एक चीज गौर करो, यस सर। नॉमिनल वैल्यू बोथ साइड अपने आप मैच हो गया बैलेंस शीट करने से, हाँ कॉस्ट भी अपने आप मैच हो गया बैलेंस शीट करने से, लेकिन इंटरेस्ट का कॉलम देखो, डेबिट में 3000 है, क्रेडिट में 6 12,000 है, तो तुमको अल्टीमेटली 12,000 ब्याज तुमको मिला, 3,000 हाँ। तुम दूसरे पार्टी को देकर आ गए, 6,000 तो तुम्हारा 9,000 का फायदा हुआ ब्याज में। प्रॉफिट। तो 9,000 का 2PL लिखे। हम पिछला सम में एक चीज दिखाना भूल गया, तो हम वो दिखा देते हैं। यहाँ पर भी भाई तुम कुछ भी इंटरेस्ट देकर नहीं आए थे, तुमको 7,500 और 3,750 का ब्याज मिला, 7 3 10,000 11,250 तुमको टोटल इंटरेस्ट मिला। ये भी तुम PL में ट्रांसफर कर दिए, 2PL बोल के 11,250। हाँ बेचने पे तुमको 1,500 का फायदा हुआ, वो तुम कॉस्ट कॉलम में लिख दिए, और इंटरेस्ट का तुमको फायदा हुआ, वो तुम इंटरेस्ट कॉलम में PL लिख दिए। तो बैलेंसिंग करना मत भूलना 2PL या बाई PL के थ्रू। एक फाइनल सम लेते हैं आज के लिए, जिसमें सेल वगैरह भी और कम सर, अच्छा इंटरेस्ट एक भी। बात बोलो। मतलब क्वेश्चन है मेरा, बोलो। जो कंपनी जो सेल मतलब डिबेंचर से बेच रहा है ना, तो बहुत सारे तो शेयर डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर मतलब तुझे लाख डिबेंचर होल्डर होगा जो खरीद रहा है। अगर सर कोई डिबेंचर होल्डर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तब तो सर कंपनी को पता नहीं चलेगा जो किसको क्या ट्रांसफर करेगा। पता चलता तो है जब डिविडेंड, जब डिबेंचर बेचा जाता है, तो ना जब तुम जिस डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीदते बेचते हो ना, उसके थ्रू कंपनी के पास चार्ट चला जाता है। कंपनी जब इंटरेस्ट देना होता है ना, इंटरेस्ट डिविडेंड ये सब जब कंपनी डिक्लेयर करता है ना पवित्रो, तो कंपनी ना एक ना रिकॉर्ड डेट रखते हैं। उस रिकॉर्डिंग डेट के दिन वो लोग तुम्हारा ये शेयर मार्केट के थ्रू, ये जो होता है ना NSE BSE, इनके थ्रू निकाल लेता है कि कौन कौन मेरा शेयर होल्डर इस रिकॉर्ड डेट के दिन है। तो उस रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके पास मेरा डिबेंचर या शेयर है, उसी को इंटरेस्ट और डिविडेंड देंगे। ओके। ये तुम्हारा डिमेट अकाउंट के थ्रू आराम से हो जाता है। NHDL है ना, NHDL जिसमें तुम अपना डिमेट अकाउंट खोलते हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उनके थ्रू ये डिटेल आराम से कंपनी को मिल जाता है। और तब मैन्युअली जब था तब कैसा होता था? तब तो बहुत झमेला था। तब भी यही होता था, लेकिन वो ब्रोकर हाउस के थ्रू पता लगाते थे वो लोग। तब क्या होता था ना, कंपनी का एक रजिस्टर मेंटेन होता था। अच्छा। उस रजिस्टर में सेल परचेज का पूरा एंट्री मैनुअली एवरी डे एंड ऑफ द डे जाता था। तब इतना कंपनी भी नहीं था ना पवित्र, तब इतना कंपनी भी नहीं था, इतना पब्लिक भी इन्वेस्ट नहीं करता था। हाँ। तो वो तब होता था, तब हर बार इंफॉर्मेशन फिजिकली रिकॉर्ड करते थे वो लोग बैठ के।
हर चीज़ का रजिस्टर मेंटेन होता था, और आज की डेट में आराम से डीमेट अकाउंट के थ्रू डिटेल चला जाता। चलो आखिरी सम आज का। ऑन 1 अप्रैल 2011 जानकी लिमिटेड एट 3,06,% गवर्नमेंट स्टॉक एट 94 ईच। ये क्या 1 अप्रैल 2011 को खरीदा है क्या? नहीं, बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस है, यानी पहले नहीं, से उसके खरीदा पास हुआ था। हाँ, हैड बोला है, यानी इसके पास पहले से था। तो यहाँ पर 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी बोल के लिखेंगे। 94 रुपया में तुम खरीदे हुए हो और उसका फेस वैल्यू 100 था। इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। ये तुम्हारा मार्च टू सितंबर वाला अकाउंट चलेगा, सॉरी अप्रैल टू मार्च वाला, अप्रैल टू मार्च वाला। तो ये भी ठीक से देख लेना, ये भी ठीक से देख लेना कि तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर क्या चल रहा है। तो कंपनी सोल्ड 90,000 ऑफ द स्टॉक एट 95 कम इंटरेस्ट, ₹90,000 स्टॉक, यानी 90,000 पहला बात तो कितना डिबेंचर है तुम्हारे पास, या कितना गवर्नमेंट स्टॉक है? 3 लाख डिवाइडेड बाई 100, 3,000। 3,000 में से तुम 900 बेच दिए 95 पर डिबेंचर करके कम इंटरेस्ट। ऑन 1 जून 2011 को तुम बेचे। ड्रॉ अप 6% गवर्नमेंट स्टॉक अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ द कंपनी ऑन 31 मार्च 2012। इग्नोर ब्रोकरेज एंड इनकम टैक्स। स्टॉक वाज कोटेड एट 96x इंटरेस्ट एट द स्टॉक एक्सचेंज ऑन दैट डेट। क्लोजिंग का 96 रुपीज है वैल्यू मार्केट में, वो भी एक्स इंटरेस्ट। दोनों ही तो बोलते, कम एक दोनों है। एक कम इंटरेस्ट है, जब तुम खरीदे हो वो कम इंटरेस्ट है, जब तुम बेचे हो वो कम इंटरेस्ट है, और जब तुम लास्ट में क्लोजिंग डेट के दिन बैलेंसिंग कर रहे हो वो एक्स इंटरेस्ट है। एक ही सम में तीनों चीज कवर कर लिया, कोई नहीं, सिंपल है। तो देखो पहले हम क्या किया 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस बीडी 3 लाख, और ये तो 31 मार्च को कंपनी इंटरेस्ट दिया, उसके अगले दिन का ही ओपनिंग बैलेंस है, तो इसमें इंटरेस्ट का कहानी नहीं होगा। तुम्हारा डिबेंचर का इंटरेस्ट डेट के दिन ही अगला दिन ही अगर परचेज सेल है या ओपनिंग बैलेंस है, उसमें इंटरेस्ट का कहानी नहीं होगा। तो टू बैलेंस बीडी 3 लाख लिखे नॉमिनल वैल्यू। तुम कितना में खरीदे थे? 3,000 डिबेंचर 94, तो 3 लाख इंटू 3,000 इंटू 94, 3,000 इंटू 94, 2,82,000, 2,82,000। देखो ये लोग 2,82,000 लिख दिया। हाँ, अब आ जाओ अगला डेट क्या आएगा 1 अप्रैल के बाद? सितंबर नहीं, सॉरी। तुम बेचे कब? 1/6 को, 1 मतलब जून को। शायद। तो हाँ। इंटरेस्ट का डेट नहीं आया पहले, इस बार पहले सेल डेट आ गया, तो कम इंटरेस्ट में बेचा है। कम इंटरेस्ट में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं, रुको आराम से। तुम हमको एक बात बोलो, तुम बेचे कब हो? 1 जून। इंटरेस्ट कब मिलता है? मार्च और सितंबर। यानी तुम अप्रैल मई 2 महीना अपने पास रख के रखे और फिर 1 जून को बेच दिए, है ना सुनित? तो है ना देनी? ये तो तुमको मार्च का ब्याज मिल चुका था, 1 अप्रैल से सम चालू हुआ, अगला ब्याज मिलना था 30 सितंबर को, और तुम बेच दिए 1 जून को ही। यानी अप्रैल और मई 2 महीना अपने पास रखे और 1 जून को बेच दिए। तो 2 महीना का इंटरेस्ट कितना होता है? 900 डिबेंचर पे, क्योंकि 900 डिबेंचर बेची हो। 900 इंटू 6%, 900 इंटू 6 नहीं भाई, रुक, 900 इंटू 100, डिबेंचर का तो ये भी, हाँ, 900 इंटू 100, 90,000 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 900 रुपया इंटरेस्ट। 900 रुपया तुम इंटरेस्ट उससे ले लियोगे, तुम उस पार्टी से 900 रुपया इंटरेस्ट वसूल कर लिए होंगे। हाँ, कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट। तो ये 95 में ये 900 रुपया घुसा हुआ है। हाँ, तो 95 इंटू 900 तुम बेचे कितना में हो? 95 इंटू 900 85,500 में तुम बेचे हो। 85,500 में तुम बेचे हो, जिसमें 900 इंटरेस्ट भी है, तो 84,600 तुम्हारा कॉस्ट है। हाँ, तो देखो ये लोग भी वही किया। 90,000 लिखा नॉमिनल वैल्यू में बाई बैंक 1 जून को, 900 रुपये इंटरेस्ट कॉलम में लिखा और 84,600 कॉस्ट कॉलम में लिखा।
क्लियर है ये? हाँ सर। यस सर। अब आगे बढ़े। अगला जो डेट आएगा 30 सितंबर। 3000 डिबेंचर तुम खरीदे थे, उसमें से 900 तुम ऑलरेडी बेच दियो। 2100 पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास 2100 पड़ा हुआ है, तुमको 2100 डिबेंचर पे ही ब्याज मिलेगा। हाँ 2100 में 2100 इंटू 100 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6300 तुमको ब्याज मिलेगा। 30 सितंबर को तुम बाई बैंक लिख दिए। फिर आए 31 मार्च, उस दिन फिर तुम बाई बैंक लिख दिए 6300। 6300। अब तुमको करना है बैलेंस सीडी। अब देखो फिर से वही मजेदार ट्रिक। तुम्हारे पास कितना डिबेंचर है? 2100। तुम खरीदे कितना में थे? 94। तो 2100 इंटू 94 कॉस्ट कितना होना चाहिए? 1,97,400। हाँ मार्केट प्राइस कितना है आज के दिन में? 96। 96। तो 94 और 96 में कौन बड़ा? 96 बड़ा है, 94 लेना चाहिए। तो 94 लेना चाहिए, whichever इज लोअर। हाँ तो तुम 1,97,400 लिखे वहां पे। देखो ऑटोमेटिकली देख लो तुम्हारा कॉस्ट साइड मैच हो गया। ठीक से गौर करो, देखो ऑटोमेटिकली सब में कॉस्ट साइड मैच हो जा रहा है अपने आप। 2,82,000 तुमको मैच करना नहीं पड़ रहा है, कॉस्ट ऑटोमेटिक मैच हो जा रहा है। ये मैच क्यों हो रहा है? क्योंकि अब तक हर सब में तुम बैलेंस शीट को कॉस्ट प्राइस पे लिए। हाँ। अगर यही तुम मार्केट प्राइस पे लिए होते तो तुमको लॉस होता। तब तुम्हारा देखते तुम अपने आप कॉस्ट कॉलम में भी कोई बैलेंस बच जाता, उसको तुम 2PL या बाई PL लिख के बंद कर दे, एडजस्ट कर लेते। अगले दिन उसी पे सम करेंगे। ओके सर। अभी तुम क्या हुआ, तुम्हारा 900 रुपये इंटरेस्ट तुमको एक बार मिला, 6,300 एक बार, 6,300 एक बार, तो 12,600 प्लस 900 13,500 इंटरेस्ट मिला। उसको तुम 2PL लिख के इंटरेस्ट कॉलम में 13,500 डेबिट में लिख के PL में भेज दिए और सारा लेजर तीनों साइड क्लोज हो गया। नॉमिनल वैल्यू तो ऑटोमेटिक क्लोज होना ही था, इंटरेस्ट और कॉस्ट कॉलम भी क्लोज। क्लियर है? हाँ सर। यहीं पे स्टॉप करते हैं। यस सर।